चलिए विवेक विवेक जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राकेश पाठक के एक भाई बहुत चाहने वाले चंद्रनारायण गोयल साहब कह रहे हैं मैं आपके संभाग से आता हूं, जिला शिवपुरी का। भाई आपको नमस्कार गोयल साहब। मैं एक और चीज कह दूं, जो जो जोशी जी जो आपने बात कही ना, मुझे जो ऐसी नहीं याद था, फिर मैंने चेक किया। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीने वाली बायोलॉजिकल नहीं बायोलॉजिकल जो थी, वो जीन कैलमेंट थी, फ्रांस की। वो 122 साल कुछ 160 दिन जिंदा रही थी। वो महिला थी, तो मुझे लगता है महिलाओं को ज्यादा संभावना है, तो कुछ लोग इस पर भी विचार कर सकते हैं। दूसरा एक और मेरे दर्शक ने बहुत अच्छा एक वो दिया है सुझाव। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को एक नई छोटी उम्र वाला प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। बहुत आसान है, मतलब उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही आसान है। ये तो जोशी जी, हम, आप, पाठक जी कोई भी बनवा देंगे। हमारे एक वीके सिंह साहब जनरल साहब थे, उन्होंने बनवा ही लिया था। या उन्हीं से पूछ लें मोदी जी की भाई कहाँ से बनता है। ये सबसे अच्छी आइडिया पूरे उसमें यह है विवेक देश पांडे साहब की, एक नया आयु प्रमाण पत्र मंगा के 10-20 साल उम्र छोटी कर दीजिए, और फिर कौन सा आरएसएस और कौन सा कानून। ये खैर राय अच्छी है। मैं लेकिन विवेक देश पांडे साहब एक चीज जरा समझना चाह रहा हूँ। एक चीज जो बीजेपी को इस समय लगातार तंग कर रही है, आरएसएस को तंग कर रही है, वो 90-10 वाला जो राहुल गांधी का एक जातिगत वाला उन्होंने बात आगे बढ़ा दी है। उसको करने की जनगणना की भी बात करने लगे हैं, सब करने लगे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई ना कोई जो भी अध्यक्ष बने, उसमें ज्यादा संभावना यह है कि वो इस 90-10 में अपर कास्ट की जगह कोई पिछड़ा या कोई दलित, महिला तो रूल आउट है क्योंकि वो आरएसएस तो महिला को बना ही नहीं सकती है, लेकिन कोई पिछड़ा या दलित ही की संभावना है। और ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि ये मोदी जी झोला उठा के जाएंगे, नहीं जाएंगे, किसी भी तरह से टंगे रहेंगे, क्या होगा विवेक देश पांडे साहब? जी आनंद जी, मेरे से बहुत अपेक्षा है। सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि मुझे सब अंदर की बात मालूम होती है, लेकिन मुझे अंदर की बात बहुत ज्यादा मालूम है। पुण्य भूमि में बैठे हो आप, वही तो कह रहा हूँ, पुण्य भूमि में बैठे हैं आप। उस लिहाज से नागपुर पुण्य भूमि नहीं है कि यहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है। नागपुर पुण्य भूमि उस लिहाज से कि यहाँ पर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये जो दो, एक दीक्षा भूमि और एक संघ भूमि, ये जो विरोधाभास नागपुर में है, ये अपने आप में नागपुर की विशेषता है। तो मुझे बहुत जानकारी अंदर की है। विवेक जी माफी चाहूंगा, आपने ये मान भी कैसे लिया कि राकेश जी कह रहे हैं पुण्य भूमि है, तो वो पुण्य भूमि इसलिए होगी कि वहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है? मतलब राकेश जी ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। नहीं, मैंने भी बाबा साहब की वजह से ही कहा जी। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए स्पष्ट कर दे रहा हूँ। मुझे लगा कि अर्थ का अनर्थ न हो जाए। संघ दक्ष लोगों के लिए होगी, संघ दक्ष लोगों के लिए होगी नागपुर भूमि, अपने लिए नहीं हो सकती। वो भाजपा की पुण्य भूमि कह रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं। एनीवे, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुझे अंदर की बहुत जानकारी होती है, ऐसा मैं नहीं समझता, ऐसा मेरा दावा भी नहीं है। मैं आरएसएस को लेकिन समझता हूँ, आरएसएस किस तरीके से सोचता है और क्या कर सकता है। ये मैं आरएसएस को जितना मैंने देखा है उसके ऊपर से मैं इसका एक अंदाज लगा सकता हूँ कि जैसे अभी राकेश जी ने कहा कि वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो है वो हटा लेंगे, इस तरह की बात कही है। तो वो इसलिए नहीं कि उनको असलियत में हटाना है, वो एक पोस्चरिंग है कि भाई हम अगर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हटाएंगे तो ये बात स्पष्ट है कि चुनाव में हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये एक धौस दिखाने वाली बात है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हटा ले, क्योंकि वो तो अपना शिकंजा जो है उसको ढीला नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं करेंगे वो। लेकिन अगर सचमुच निकाल ले ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, तो ये इसका अर्थ स्पष्ट है कि आरएसएस अपने आप को चुनाव से दूर कर लेगा, जिस तरह से उसने 2004 में किया था वाजपेयी के खिलाफ, जिसमें वाजपेयी सरकार गिरी थी। मेरा ये हमेशा ही दावा रहा है कि तो आरएसएस ने गिराया उनको। जिस तरीके से आरएसएस हमलावर हो गया था, आरएसएस और आरएसएस के जो संलग्न संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय मजदूर संघ हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, ये सारे जिस तरह से टूट पड़े थे वाजपेयी अडवाणी पर, और जिस तरीके से 2004 में वो हारे थे,
और उसके बाद फिर के सुदर्शन ने ये कहा था कि आडवाणी और वाजपेयी ने तो पद छोड़ देना चाहिए और नए खून को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सारा जो खेल उस समय हुआ था, बिल्कुल खुले मैदान में झगड़ा हुआ था। उसके बाद 10 साल जो उनको विजनवास में जाना पड़ा, सत्ता से दूर जाना पड़ा, उसके बाद अभी वो फिर एक बार उस तरीके से उसको हिस्ट्री को उस तरह से रिपीट नहीं होने देंगे। उनको मोदी जी से निजात तो पानी है, इसमें कोई शक नहीं। वो चाहते हैं कि अभी 2029 में कोई नया चेहरा सामने आए, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि मोदी जी हिंदुत्व का काम नहीं कर रहे। मोदी जी जैसा हिंदुत्व का काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये भी बात सच है। जिस तरीके से मोदी जी ने हिंदुत्व का एजेंडा इम्प्लीमेंट किया है, शायद कोई दूसरा, बहुत ही ऐसे कम लोग आरएसएस में जो इस तरह की ताकत रखते हैं, इस तरह का मोदी जी ने किया है। एक तो उनका पर्सनैलिटी कल्ट जो है, उसका जो एनेस्थीसिया है वो लोगों पर अभी भी कायम है। जब तक वो एनेस्थीसिया कायम है तब तक लोगों को सारे जो दुख दर्द है, मोदी सरकार के 11 साल में जितने दुख दर्द झेलने पड़ रहे हैं, समाज की जो अवस्था हो गई है, वो सारे दुख दर्द जनता को उस समय तक फील ही नहीं होंगे जब तक ये एनेस्थीसिया का इफेक्ट मोदी के पर्सनैलिटी कल्ट का जनता पर है। तो वो इफेक्ट है, अभी भी है, और उनकी जो उपयुक्तता है वो है। लेकिन आरएसएस का जो, आरएसएस सिर्फ तात्कालिक विषयों में कभी भी उलझा नहीं रहता। आरएसएस का जो दूरगामी एक उद्देश्य होता है कि आने वाले 100 साल में आरएसएस को क्या करना है, तो उसके लिहाज से जब आरएसएस देखती है मोदी जी के इस टेन्योर पर के ऊपर, तो उनको ये, वो आरएसएस ने पाया है कि एक व्यक्ति ने पूरे संघ परिवार को अपने कब्जे में जैसा कर लिया है, इंक्लूडिंग आरएसएस। मतलब आरएसएस से जो लोग उधार बीजेपी ने लिए हैं, वो तो अभी ज्यादा बीजेपी के हो गए, और आरएसएस के साथ में उनका वो उतना अभी संबंध नहीं रहा जितना बीजेपी, क्योंकि वो बेनिफिशियरी हो गए हैं। और वो एक अलर्ट है आरएसएस के लिए कि भाई ये जो है, इससे व्यक्ति केंद्रीय जब पूरा संगठन बन जाएगा, उनका जो मोटो है, उनका जो स्लोगन है, वो तो यही है कि संगठन में शक्ति है, संगठन सर्वोपरि होना चाहिए। जब व्यक्ति सर्वोपरि हो जाता है तो वो आरएसएस के लिए बहुत डेंजरस एक सिग्नल है। और इसीलिए ये व्यक्ति केंद्रीय जो बीजेपी और संघ परिवार बनता जा रहा है, बनता गया है, उसको फिर एक बार संगठन केंद्रीय बनाने के लिए, संगठन को ऊपर लाने के लिए, मोदी जी से ऊपर संगठन को बिठाने के लिए मोदी जी से निजात पाना बहुत आवश्यक है। 11 साल हो गए और 15 साल तक वो रहेंगे, 2029 तक बहुत हो गया। 15 साल किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, ये आरएसएस का मिशन नहीं है, ये समझने की जरूरत है। किसी एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगाव आरएसएस को कभी भी नहीं होता है, व्यक्ति तो केवल एक माध्यम है। तो ये समझ लेना कि आरएसएस वाले बिल्कुल कम से कम आरएसएस का जो सर्वोच्च जो नेतृत्व है वो मोदी जी को सराखों पर रखता है, ये बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं रखते। जब तक जिसकी उपयुक्तता है तब तक उसके साथ में रहना है और फिर उसको बाजू कर किसी और को सामने लाना है, क्योंकि संगठन का काम आगे बढ़ना चाहिए। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जो एम्बिशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आरएसएस नहीं बना है, ये समझने की जरूरत है। ये आरएसएस इस तरह से सोचता है। और अब आने वाले समय में क्या होगा, तो अध्यक्ष पद का जो खींचातान है जो चल रही है अंदर, वो तो है ही, और उसमें वो बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी के बीच में झगड़ा, चाहे लोग कुछ भी कहें, नूरा कुश्ती वगैरह बिल्कुल नहीं है, ये सचमुच की लड़ाई है। हमने इनकी पुरानी परंपरा है, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके वाजपेयी, आडवाणी और नरेंद्र मोदी और गडकरी और आडवाणी, ये सारा हमने देखा है। के सुदर्शन वर्सेस आडवाणी वाजपेयी, ये सारे झगड़े हमने देखे। आरएसएस में ये सारे झगड़े होते हैं, क्योंकि जब इंसान है तो इंसान से जुड़े हुए जो गुण दोष है वो सारे तो उनको भी लगे हैं, तो ये सारे झगड़े होते हैं। लेकिन उसमें से किस तरह से बाहर आना है और संगठन के तौर पे किस तरह से इंटैक्ट रहना है, ये इस तरीके से आरएसएस हमेशा काम करता है। तो ये अध्यक्ष पद के लिए जो लड़ाई है वो बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी के बीच में तनी हुई है, और उसमें आरएसएस अपने मन का अध्यक्ष पद अब की बार चाहता है। वो एक स्टेपिंग स्टोन होगा 2029 के लिए। नेतृत्व बदल अगर करना है तो इस समय अध्यक्ष जो है वो, जब तक आरएसएस अपने मन का अध्यक्ष नहीं चुनता है तब तक 2029 में किसी भी तरह का बदलाव वो नहीं ला सकता है, आरएसएस को पता है।
इसलिए अभी अब की बार वो मोदी और शाह के का पसंदीदा कोई कैंडिडेट जो है उसको अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, ये बात स्पष्ट है। इसीलिए तो इतना समय लग रहा है, वरना तो अध्यक्ष कब का चुना होता है इन्होंने, कब अभी तक वो अपने काम में भी लग जाता है। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, इसीलिए कि आरएसएस अपने मन का अध्यक्ष चाहता है। कम से कम ऐसा तो हो कि कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट हो जाए जो आरएसएस को भी चलेगा और मोदी और शाह को भी चलेगा। लेकिन ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं है, नहीं हो सकता। मुझे पूरी तरह से इस बात को पक्का मैं जानता हूं कि आरएसएस अपने का ही अध्यक्ष चाहेगा। और 2029 का जहां तक सवाल है, आरएसएस ऐसे किसी व्यक्ति को सामने लाएगा जो जिसके पास एज का एडवांटेज है, जिसके पास अंतरराष्ट्रीय फोरम पर जो प्रेजेंटेबल होगा और जो हिंदुत्व भी बहुत सख्ती से चला पाएगा। ऐसे 3-4 महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो आरएसएस नेतृत्व बदल की दृष्टि से, जिस पर आरएसएस का ध्यान होगा। मेरी दृष्टि से उसको क्वालिफाई करने वाला एक ही व्यक्ति आज बीजेपी में है, वो है देवेंद्र फडणवीस, और वो नागपुर से भी है। और आप यकीन मानिए कि बीजेपी के, आरएसएस के अंदर और बीजेपी के अंदर ये मराठी नॉन मराठी वाला भी एक संघर्ष है ही। और गडकरी को वो बनाना चाहते थे प्रधानमंत्री, इसलिए 2009 में उनको 2010 में उनको अध्यक्ष बनाया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गडकरी को वहां से बीजेपी के अंदर ही जो भी इंट्रीग्स हुए, उसके चलते गडकरी जी को बाहर होना पड़ा। तो तब से आज तक आरएसएस अपने घर का, अपने मन का प्रधानमंत्री नहीं बना पाया है। अब की बार 2029 में आरएसएस बिल्कुल वो करेगा जो वो चाहता है, और उसके लिए जो कुछ भी करना जरूरी है वो करे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मोदी जी इतने आसानी से पद नहीं छोड़ेंगे, और उसके लिए मोदी और आरएसएस के बीच में संघर्ष हो सकता है बिल्कुल। अब शायद जोशी जी ने कहा कि फाइलें तो तैयार होगी, आरएसएस के पास भी होगी। बिल्कुल, मैं कहने वाला था ये पॉइंट कि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं बीजेपी और आरएसएस के संबंधों को लेकर और मोदी जी के करियर को लेकर, जिसको उठाया जा सकता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। हरेंद्र पांड्या हो, चाहे फिर वो किसी लड़की का स्टॉकिंग हो, या कोई बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है, फिर संजय जोशी वाला हो। तो ये आरएसएस उस हद तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन अगर उसकी जरूरत पड़ी तो वो भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में और आरएसएस में इस तरह के इंट्रिग्स इससे पहले हुए नहीं, ऐसा नहीं। तो वो ये हो सकता है। और मोदी जी को किस तरह से कॉर्नर करना है, इसका भी प्लान आरएसएस के पास तैयार होगा। लेकिन वो मोदी जी को भी पता है, क्योंकि उन्होंने ये सारा इतिहास बीजेपी के अंदर का उन्होंने देखा है। उनको पता नहीं, ऐसा नहीं है, आरएसएस क्या कर सकता है उनको पता है। तो वो भी उन्होंने भी अपने जो दांव पेच है वो तैयार रखे होंगे। तो आने वाले 5 साल में, 3 साल में या 4 साल में ये लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या मोदी जी, देखिए ऐसा है कि मोदी जी अगर प्रैक्टिकली विचार करे तो उनको ये पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस संघर्ष को जारी रखते हैं तो उनके लिए वो बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि फिर जो उनके पार्टी के अंदर और संघ के अंदर उनके जो विरोधी है, जो जिसमें संघ का सर्वोच्च नेतृत्व भी है, उनके भी कई बड़े लोग हैं, तो वो मोदी जी को कॉर्नर करने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी है वो करेंगे। उससे मोदी जी का नुकसान होगा। अगर उनको इम्यूनिटी चाहिए, पुरानी सारी जो प्रॉब्लम्स है, पुराने सारे जो इश्यूज हैं जिनमें मोदी जी को, जिसके बदौलत मोदी जी कॉर्नर हो सकते हैं, उन सारे मुद्दों से निजात पाना है और एक इम्यूनिटी लेके आगे की लाइफ उनको जीनी है, तो उनको प्रधानमंत्री पद की जो रेस है उससे बाहर होना पड़ेगा। वरना उनके लिए मुश्किल आती है बीजेपी के अंदर और संघ परिवार के अंदर बढ़ सकती है। कई लोग उनके खिलाफ तैयार बैठे हैं, वो सिर्फ सामने नहीं आता है संघर्ष, ये बात अलग है, क्योंकि आज वो प्रधानमंत्री है, उनकी ताकत बनी हुई है। लेकिन वो समय अगर आएगा तो वो भी संघ परिवार के अंदर उस तरह का झगड़ा भी हो सकता है। तब मोदी जी को बहुत कठिन जाएगा वो उस झगड़े में से बिल्कुल बाहर आना, ही उनके लिए बहुत कठिन बात हो जाएगी और उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो इम्यूनिटी के साथ आगे वाली जिंदगी अगर उनको जीनी है, सुरक्षित तरीके से जीनी है, तो वो
प्रधानमंत्री पद के रेस से 2029 में दूर हो जाएंगे, शायद राष्ट्रपति बन जाएंगे और आगे की जिंदगी बड़े शांति के साथ वो जी पाएंगे। अगर वो सयाने तरीके से इस विषय की तरफ देखते हैं तो शायद वो इस दिशा से जाएंगे। अगर वो अपने सत्ता के मद में चूर ही रहेंगे, हो सकता है कि वो उस तरह का एक इम्यूनिटी उनको आरएसएस की तरफ से नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ 2029 की लड़ाई जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए भी होगी। अध्यक्ष पद की तो अभी चल रही है, 2029 की जो लड़ाई है वो आज के अध्यक्ष पद की लड़ाई से शुरुआत होगी और 2029 में प्रधानमंत्री बदलेगा। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी नहीं होंगे, मैं बिल्कुल खातरी से कह सकता हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर योगी आदित्यनाथ को आप कल्पना कीजिए, मोदी जी की ही इतनी हंसी होती है जब वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाते हैं, तो जिस तरह का एक उनका आविर्भाव होता है, जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो हंसी मजाक का विषय बन गया है। तो योगी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो उनसे बहुत सोफिस्टिकेटेड है, वो तो बहुत ही मतलब भारत की जो छवि बनेगी योगी जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाएंगे, तो आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहेगा। आरएसएस अंग्रेजी बोलने वाला, अच्छा प्रेजेंटेबल, यंग, डायनेमिक और इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल इस तरह का लीडर चाहेगा, और वो केवल देवेंद्र फडणवीस है आज की स्थिति में आरएसएस में और बीजेपी के अंदर, और मुझे लगता है वो उस रेस में आगे रहेंगे। तो कुल मिलाकर लड़ाई की स्थिति आज इस तरह की है, ऐसा मैं मानता हूँ आनंद जी।